गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, मैं आनंद रैकवार पारस एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हमारी एक बहुत बड़ी यूनिट को कंप्लीट किया जिसका नाम था उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, जिसमें लगभग हमने 6 चैप्टर्स पढ़े थे। अब आज हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो पार्ट है, उस पार्ट की आखिरी इकाई शुरू होने जा रही है जिसका नाम है बाजार एवं कीमत निर्धारण। इस इकाई में से कम 12 नंबर का हमको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और इस इकाई में भी लगभग 5 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं जिनके नाम मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं। तो हमारी इकाई का जो नाम है उसका क्या नाम है? बाजार एवं कीमत निर्धारण। और इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? तो इसमें हम सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बाजार एवं बाजार के स्वरूप। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण प्रतियोगिता एवं मूल्य निर्धारण, फिर पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता एवं मूल्य निर्धारण, फिर उसके बाद आएगा चैप्टर एकाधिकार एवं मूल्य निर्धारण, और जो लास्ट चैप्टर होगा इस इकाई का उसका नाम होगा मांग एवं पूर्ति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इस 5 चैप्टर्स में हमारी इस इकाई को डिवाइड किया है हमने, और इसमें आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बाजार एवं बाजार के स्वरूप। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है बाजार एवं बाजार के स्वरूप, है ना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो नाम ही है बाजार और बाजार के स्वरूप, यानी हम पढ़ेंगे बाजार क्या होता है, उसकी विशेषताएं देखेंगे, बाजार को निर्धारित करने वाले तत्व और बाजार के क्या क्या स्वरूप होते हैं, स्वरूप मतलब प्रकार, वो हमको देखने वाले हैं। आज और कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर है नहीं एज सच। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार के अर्थ की। तो बाजार का अर्थ मैं आपको बताऊं, कुछ अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि बाजार का मतलब तो हम सबको ही पता है भाई, बाजार मतलब क्या। अच्छा चलो, जब भी बाजार की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती होगी, है ना। कोई चीज तो दिमाग में इमेज बनती होगी ना, क्या बनती होगी? ये रख दी मैंने, ये इमेज बनती होगी। अब ये इमेज जो आपको दिख रही है, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें हमको दिख रहा है कि ये एक स्थान है जहां पर कुछ लोग हैं, है ना। कुछ लोग कौन है? क्रेता विक्रेता होंगे। दुकानें लगी है मतलब वो विक्रेता होंगे, और क्रेता लोग घूम रहा है। बीच में कुर्सी भी लगा दी। कुर्सी किस लिए लगा दी? कि भाई थोड़ा थक गए होंगे विक्रेता क्रेता वगैरह घूम घूम के, है ना। खरीदते तो कुछ होंगे नहीं, घूम घूम के थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर ले, इसलिए बीच में कुर्सी भी लगा दी अपन ने। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी बाजार की बात आती है तो हमारे दिमाग में ऐसी जगह आती है जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो और वहां पर लोग खरीदने बेचने का काम कर रहे हो, वस्तुओं को, वो भी, है ना, भाव ताव कर रहे हो। तो ऐसी जगह को हम क्या बोल देते हैं? बाजार बोल देते हैं। ठीक है, तो बस यही चीजें, इसी को हमको लैंग्वेज में बोलना है। तो हम लैंग्वेज में क्या बोल देंगे? सबसे पहली बात तो आप जगह मत बोलिए, है ना। मतलब जब भी बाजार की बात आएगी तो आप ये मत बोलना एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता हैं वो। क्यों? क्योंकि देखो, ये तो जगह हमको दिख रही है, हमारे दिमाग में आ गई कि एक जगह है जहां पर, जैसे सराफा बाजार जाए तो वहां पर सराफा मतलब कि कहना चाहिए सोने चांदी का क्रय विक्रय होता है, वो एक जगह होगी। लेकिन ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं, है ना। तो हम किसी एक पर्टिकुलर जगह को बाजार नहीं बोल सकते। दूसरी चीज ये कि यहाँ तो ठीक है, आपको दिख रहा है तो आपने जगह बोल दी, लेकिन अब तो ऑनलाइन मार्केट होता है, ऑनलाइन बाजार होता है, वहां तो कोई जगह भी नहीं होती, तो आप जगह को बाजार नहीं बोल सकते, है ना। ठीक तो बाजार मतलब क्या होगा? बाजार मतलब एक संरचना होती है ना, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी संरचना जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता आपस में मिलते हैं और वो वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, और साथ में उनके बीच में भाव-ताव होता है। इस भाव-ताव को हम लोग प्रतियोगिता बोलते हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहा जाता है? बाजार कहा जाता है। मतलब बाजार क्या हुआ? बाजार एक ऐसी संरचना हुआ जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता आपस में एकत्रित होते हैं, मतलब आपस में संपर्क में आते हैं, वो वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और उनके बीच में प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता मतलब सौदेबाजी की स्थिति पाई जाती है, भाव-ताव करते ना हम, तो ऐसी स्थिति पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बाजार। ठीक है,
अब इसी बाजार में हम देखें कुछ विशेषताएं निकालेंगे। कुछ विशेषताएं मतलब इस बाजार की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। तो जो आपने मीनिंग में लिखा है उसी मीनिंग के पॉइंट बना दिए जाएं तो हमारी विशेषता बनके तैयार हो जाएगी। मतलब जो आपने अभी बाजार का मीनिंग देखा उसी के पॉइंट निकाल दें तो हमारी क्या बन जाएगी, विशेषता। वैसे भी इस ये जो पिक्चर आपको दिख रही है इस पिक्चर से ही पूरी विशेषताएं हमारी बन सकती है। जैसे सबसे पहले तो क्या बोलेंगे कि भाई बाजार कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जगह विशेष नहीं है, बल्कि ये एक संरचना है। ठीक, तो हमारी बाजार की विशेषता में पहली विशेषता क्या आएगी कि बाजार कोई क्षेत्र विशेष नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, एक संरचना होता है। ये हमारी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता में हम बोलेंगे कि अगर बाजार है तो वहां पर क्या होंगे, बहुत सारे क्रेता विक्रेता होंगे। तो दूसरी विशेषता क्या होगी हमारी, या तत्व या लक्षण, कि बाजार में बहुत सारे क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। ठीक है। तीसरी, अब क्रेता विक्रेता करेंगे क्या, वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे, तो वस्तु होना चाहिए। तो तीसरी विशेषता हमारी होगी कि बाजार में वस्तु होती है जिसका कि क्रय विक्रय किया जाता है, मतलब वस्तु का क्रय विक्रय होना आवश्यक है। तो तीन विशेषता होगी। पहली तो बाजार एक संरचना है, दूसरी यहाँ पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं, तीसरी यहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय होता है। अब वस्तु का क्रय विक्रय होगा तो भाव-ताव करना पड़ेगा। तो चौथी विशेषता क्या होगी कि क्रेता और विक्रेता के बीच में प्रतियोगिता पाई जाती है। प्रतियोगिता मतलब सौदेबाजी की स्थिति पाई जाती है। अभी प्रतियोगिता बहुत पढ़ना है हमको डिटेल में, टेंशन मत लो, पर यहाँ प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रेता विक्रेता के बीच में सौदेबाजी भाव-ताव की स्थिति पाई जाती है। चार विशेषता हो गई। पांचवी विशेषता, अब क्रेता विक्रेता हैं, वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे, भाव-ताव करेंगे, तो इसके लिए जरूरी है ना कि क्रेता और विक्रेता आपस में कांटेक्ट में आए, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आए। भाई एक दूसरे से बोलेंगे, बात करेंगे, तभी तो भाव-ताव हो पाएगा, तभी तो वस्तु का क्रय विक्रय हो पाएगा। इसलिए पांचवी विशेषता आई कि क्रेता विक्रेता निकट संपर्क में रहते हैं, मतलब आपस में संपर्क रहता है क्रेता और विक्रेता के बीच। ठीक, तभी तो वो भाव-ताव करेंगे, तभी वस्तु का लेन देन कर पाएंगे, क्रय विक्रय कर पाएंगे। समझ गए। तो इतनी विशेषता होगी तब हम क्या बोलेंगे कि बाजार में इतने सारे लक्षण हैं, और यही सब मिलके क्या बन गए, हमारे बाजार के अर्थ बन गए। तो बाजार के अर्थ में क्या, सब कुछ ये पिक्चर है बेटा, इस पिक्चर में ही सारी चीजें आ जाएगी कि पिक्चर ही हमको बता रही है कैसी संरचना है। बहुत सारे क्रेता विक्रेता हमको दिख रहे, दुकानें दिख रही ना, वही तो विक्रेता है। वस्तु का क्रय क्या हो रहा होगा, क्रय विक्रय हो रहा होगा, उसके लिए ये लोग दुकान पे जा रहे होंगे, मतलब क्रेता विक्रेता आपस में संपर्क में आ रहे होंगे, भाव-ताव कर रहे होंगे, मतलब इनके बीच में सौदेबाजी की स्थिति यानी प्रतियोगिता पाई जा रही होगी। तो यही आपका अर्थ बनता है, यही आपका क्या बन जाता है, विशेषता बन जाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने देखा अर्थ और विशेषता। चल अब बात आती है बाजार को निर्धारित, बाजार के निर्धारक या प्रभावक तत्व, या बाजार की जो संरचना है उसके निर्धारक या प्रभावक तत्व, यानी वो कौन कौन से तत्व हैं जो बाजार की संरचना को या बाजार के विस्तार को निर्धारित या प्रभावित करते हैं। तो बाजार की संरचना या विस्तार को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, बाजार की संरचना या विस्तार को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तत्व बताएंगे कि जो बाजार है हमारा, या जो बाजार की संरचना है वो कैसी होगी। कैसी होगी मतलब विस्तृत होगी या संकुचित होगी। विस्तृत मतलब बड़ी होगी या संकुचित मतलब छोटी होगी। तो हम कुछ तत्व देखने वाले हैं, कुछ घटक या कारक देखने वाले हैं जो इस बात को निर्धारित या प्रभावित करेंगे कि बाजार की संरचना या विस्तार कैसा होगा, यानी बाजार बड़ा होगा या बाजार छोटा होगा। ये तत्व डिसाइड करेंगे, वो तत्वों को हम देखने वाले हैं। तो बाजार को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व को हमने मेनली दो कैटेगरी में बांटा है। पहला हमने कैटेगरी रखा है खुद वस्तु की दशाएं, या वस्तु की विशेषताएं संबंधी तत्व। पहला क्या, वस्तु की विशेषताएं संबंधी तत्व। और दूसरे जो हमारी कैटेगरी होगी उसमें हम पढ़ेंगे देश की आंतरिक दशाएं संबंधी तत्व। ठीक, मतलब जो बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनकी हमने दो कैटेगरी बना दी। कौन सी, पहली हमने बताई वस्तु की विशेषताएं संबंधी तत्व, और दूसरी बनाई हमने देश की आंतरिक दशाएं संबंधी तत्व। तो ऐसे दो पार्ट में हमने बाजार के निर्धारक तत्वों को बांट दिया। अब हम सबसे पहले कौन सा देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं वस्तु की विशेषताएं संबंधी तत्व, कि वस्तु की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बाजार की संरचना को प्रभावित करेंगे। तो वस्तु की विशेषताओं से संबंधित जो तत्व हैं
टोटल 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है वस्तु की मांग की मात्रा, दूसरा है वस्तु की पूर्ति की मात्रा, तीसरा है वस्तु का टिकाऊपन तीसरा है वस्तु की गतिशीलता या वहनीयता, और चौथा है वस्तु का टिकाऊपन। चारों में वस्तु वस्तु आ रही है। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वस्तु की विशेषता से संबंधित निर्धारक तत्वों को हम देख रहे हैं। ठीक है, अब ये चारों को एक एक करके हम देखेंगे। अच्छा, चारों तत्व में क्या बताएंगे? ये तत्व डिसाइड करेंगे, ये तत्व निर्धारित करेंगे कि जो बाजार है वो विस्तृत होगा मतलब बड़ा होगा, या संकुचित होगा मतलब छोटा होगा। तो सबसे पहले बात आती है वस्तु की मांग की मात्रा की। मतलब कि वस्तु की मांग की मात्रा कैसी है? वस्तु की मांग ज्यादा हो रही या वस्तु की मांग कम हो रही? तो यदि वस्तु ऐसी है, वस्तु की विशेषता संबंधी पढ़ रहे हैं, अगर वस्तु का नेचर ऐसा है, वस्तु की विशेषता लक्षण ऐसी है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, तो अगर वस्तु की विशेष लक्षण ऐसा है जिसमें उसकी सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, तो फिर सबसे ज्यादा डिमांड हो रही है मतलब हर जगह डिमांड हो रही है, और हर जगह डिमांड हो रही है तो उसका बाजार हर जगह मिलेगा। जैसे कि हम बात करें सोना चांदी पेट्रोल वगैरह हुआ, इनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, तो इनका मार्केट भी पूरे वर्ल्ड में मिलता है। समझे? तो अगर वस्तु ऐसी है जिसकी मांग हर जगह होती है, सबसे ज्यादा बहुत अधिक मांग होती है, तो अधिक मांग वाली वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। वहीं अगर बाजार की वस्तुएं ऐसी है जिनकी मांग ना के बराबर या बहुत कम होती है, तो अगर वस्तु की मांग बहुत कम होती है तो उसका बाजार भी उस छोटे से एरिया में सिमट के रह जाएगा। मतलब अगर वस्तु की मांग सब जगह है तो बाजार भी हर जगह होगा, वस्तु की मांग केवल कुछ जगह पर ही है तो फिर उसकी सप्लाई भी फिर उसका बाजार भी कुछ जगह पर ही रहेगा। तो वस्तु की मांग ज्यादा होने पर बाजार विस्तृत होता है, वस्तु की मांग कम होने पर बाजार हमारा क्या होता है? संकुचित होता है। ये हमने वस्तु की पहली क्या देख ली? विशेषताओं में पहला निर्धारक तत्व। दूसरा हम देखने वाले हैं वस्तु की पूर्ति की मात्रा, कि वस्तु की सप्लायर हर जगह पर मौजूद है कि नहीं, क्या वस्तु की पूर्ति हर जगह हो पा रही है या नहीं। अगर वस्तु की पूर्ति हर जगह की जा सकती है तो ऐसे वस्तु का बाजार भी हर जगह फैला होगा यानी विस्तृत होगा, और अगर वस्तु की पूर्ति हर जगह नहीं की जा सकती तो फिर उसका बाजार भी केवल उस जगह होगा जिस जगह पर उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो अगर वस्तु की पूर्ति की मात्रा अधिक है मतलब वस्तु की पूर्ति अधिक होती है तो उसका बाजार भी अधिक होता है मतलब विस्तृत होता है, और अगर वस्तु की पूर्ति कम होती है तो उसका बाजार भी क्या होगा? कम होगा, सीमित होगा, यानी उतने ही क्षेत्र में रह जाएगा जितने क्षेत्र में वस्तु की पूर्ति मतलब सप्लाई की जा सकती है। तो ये हमने 2 पॉइंट देखे कि वस्तु की मांग या पूर्ति कम या ज्यादा होने से बाजार आपका किस तरीके से संकुचित या विस्तृत होता है। तो अगर मांग और पूर्ति दोनों में कॉमन क्या है? अगर मांग और पूर्ति ज्यादा है तो बाजार भी ज्यादा मतलब विस्तृत, और मांग और पूर्ति कम है तो बाजार भी कम मतलब संकुचित यानी छोटा। तीसरे नंबर का हम पॉइंट देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वस्तु की वहनीयता या टिकाऊपन। यानी वस्तु की विशेषता में क्या उसकी ये विशेषता है कि उसमें टिकाऊपन नहीं, वहनीयता या गतिशीलता। तो क्या वस्तु की जो विशेषता है उसमें ये गुण है कि वो वहनीयता या गतिशीलता को लेकर बैठी है। अब वहनीयता यानी और गतिशीलता मतलब क्या? तो इसका मतलब होता है उसमें गतिशीलता है या नहीं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है या नहीं। अगर वस्तु ऐसी है जिसमें वहनीयता या गतिशीलता का गुण पाया जाता है मतलब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जाया जा सकता है, तो फिर उसका बाजार भी विस्तृत होगा। और अगर वस्तु ऐसी है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं लेके जाया जा सकता तो उसका बाजार भी क्या होगा? संकुचित होगा, यानी उतने ही एरिया में फैला रह जाएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें बड़े बड़े हमारे जो पत्थर होते हैं या ईंटाएं होती हैं, ये भारी भरकम चीजें, इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जा सकता, ये लोकल में ही सेल परचेस होती है ना। तो बहुत दूर ऐसा नहीं है कि भोपाल से आ रही है अमेरिका से आ रही है वस्तुएं। ठीक, तो अगर वस्तुओं में वहनीयता का गुण है मतलब आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जा सकते हो,
तो उसका बाजार भी बहुत फैल जाएगा। और अगर उसका गुण ऐसा नहीं है कि आप उसे आसानी से नहीं लेके जा सकते हो कहीं, तो फिर उसका मार्केट भी उसी जगह पर सीमित रह जाएगा। उदाहरण में हम क्या बता सकते हैं, जैसे भारी भरकम चीजें या बड़ी बड़ी मशीनें या फिर ईंट पत्थर की बात करें, रेता की बात करें, तो ये केवल लोकल एरिया में रहती है, बहुत दूर दूर तक नहीं रहती कि एमपी में जो रेता गिट्टी चाहिए वो यूपी या महाराष्ट्र से आ रही, नहीं, एमपी की रेता गिट्टी एमपी में ही बिकेगी। तो इसका मतलब रेता गिट्टी का मार्केट कैसा हो गया, संकुचित हो गया, केवल एमपी में ही फैला है। क्यों? क्योंकि आसानी से भारी चीजें है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप नहीं लेके जा सकते। अरे ये छोड़ो, घरों की बात करो भाई। अगर मैं एक घर की बात करूं कि जैसे मेरा ही घर है, अब मेरे घर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो लेके जा नहीं सकते, तो इसका मतलब मेरे घर का मार्केट, मतलब मेरा घर अगर किसी को खरीदना बेचना है तो उसको इसी जगह पर आना पड़ेगा, यहीं से लेना पड़ेगा। इसका मार्केट पूरे वर्ल्ड में मैं नहीं फैला सकता। ठीक है, किसी को अगर खरीदना बेचना है तो इसी जगह पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस घर को कहीं और लेके जाया नहीं जा सकता। तो अगर वस्तु को कहीं और लेके नहीं जाया जा सकता, मतलब आसानी से नहीं ले जा सकते, तो उसका बाजार उसी जगह पर सीमित होकर रह जाएगा। और अगर आप आसानी से लेके जा सकते हो कहीं पे भी, तो कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तो उसका बाजार तो कहीं पे भी फैल जाएगा, कितनी दूर तक भी पहुंच जाएगा। तो अगर वस्तु में वहनीयता या गतिशीलता का गुण है तो बाजार फैल सकता है, यानी विस्तृत। और अगर वहनीयता या गतिशीलता का गुण नहीं है तो बाजार फिर क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, है ना। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि रेत गिट्टी ट्रॉली से आ तो जाती है, वो तो बेटा कहाँ से आती है ये भी तो देखो। अपने यहीं की अगर बात करें तो ये जो तवा डैम, बागरा, गुर्रा, ये सब जगह से आती है, इतनी पास से। कोई यूपी महाराष्ट्र से थोड़ी ना आने लगती है हमारे पास रेता गिट्टी, समझ गया। नहीं तो क्या आसानी से आ तो रही, आसानी से नहीं आती बेटा, बहुत मेहनत लगती है उसमें। और जहां मेहनत और कठिनाई आने लगे उनके बाजार उसी क्षेत्र तक सीमित हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र की जो रेता गिट्टी है वो महाराष्ट्र का बाजार है, और जो एमपी की रेता गिट्टी है वो एमपी का बाजार है। दोनों बाजार एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इनके बाजार को हम क्या बोलेंगे, संकुचित बाजार बोलेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया भैया हमारा, वस्तु की वहनीयता या गतिशीलता। अब चौथा पॉइंट है वस्तु का टिकाऊपन। टिकाऊपन मतलब क्या वो लंबे समय तक चल सकती है या वो जल्दी से नष्ट हो जाएगी। अगर वो कोई वस्तु लंबे समय तक चलती है तो हम बोलेंगे कि उसमें टिकाऊपन का गुण है, यानी वो टिक सकती है ज्यादा टाइम तक। और अगर कोई वस्तु नाशवान है तो हम बोलेंगे उसमें टिकाऊपन का गुण नहीं है। नाशवान है मतलब जल्दी से नष्ट हो जाती है। जैसे सब्जी भाजी की अगर हम बात करें, सब्जी भाजी, दूध, ये सब काय में आते हैं हमारे, ये सब नाशवान वस्तुओं में आते हैं। इनमें टिकाऊपन का गुण नहीं होता, क्योंकि ये टिक नहीं पाती ज्यादा समय। उसी की बजाय अगर हम कपड़े ले लें, जूते चप्पल ले लें, तो इनको हम बोलेंगे कि इनमें टिकाऊपन का गुण है, क्योंकि एक बार खरीद लिया तो कम से कम 4 महीने, 6 महीने, सालों तक भी चल जाते हैं। तो जो वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण होगा उन वस्तुओं का बाजार भी विस्तृत होगा, मतलब हर जगह दूर दूर तक उनका बाजार फैल सकता है। ठीक है, मतलब आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि टिकाऊपन का गुण है भाई, टूटेगी भी नहीं, खराब भी नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं हम नाशवान वस्तुओं की बात करें, मतलब जिन वस्तुओं में टिकाऊपन का गुण नहीं होता, तो वो वस्तुओं का बाजार ज्यादा नहीं फैल सकता, केवल उतने ही एरिया में रहेगा। जैसे दूध और सब्जी का बाजार, क्योंकि दूध और सब्जी के बाजार की बात करें तो ये बाजार केवल लोकल में रहता है। ऐसा नहीं होता कि गुजरात से सब्जी यहाँ आ रही, नहीं, गुजरात की सब्जी गुजरात तक में फैल जाएगी, उतनी बहुत है। एमपी में एमपी की ही सब्जी बिकती है। और बल्कि यहाँ तो अपने लोकल में ही होता है कि अगर इटारसी में सब्जी बिक रही है तो इटारसी के आसपास के जो गांव है वहीं से आ सकती बस, और दूर से तो आ भी नहीं सकती, क्योंकि आने में अगर ज्यादा दिन लग गए तो चीजें खराब हो जाती। दूध की बाजार की अगर बात करें तो दूध में लोकल वाले बिकता है ना, कि अगर किसी ने गाय का दूध निकाला सुबह तो वो सुबह ही तक 10 बजे तक सब जगह बेच देता है, उसका जो भी लोकल एरिया है ना। ऐसा नहीं कि वो निकल गया ट्रेन से और पहुंच गया, अगर 2-3 दिन बाद कहीं घर पे जाके डिलीवरी कर रहा दूध की, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तब तक तो खराब ही हो जाएगा। समझे? क्यों खराब हो जाएगा? क्योंकि दूध, सब्जियां, इन सब में टिकाऊपन का गुण नहीं होता, इसलिए इनका बाजार भी उस छोटे से एरिया में ही सिमट के रह जाता है। तो अगर वस्तु में टिकाऊपन का गुण है तो वस्तु आराम से काफी लंबे समय तक रुक भी सकती है, आप उसको कहीं और भी ले जा सकते हो, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली गतिशीलता और वहनीयता का गुण आ गया। और अगर वो गुण आ गया तो फिर उसका बाजार क्या हो जाएगा? विस्तृत। और अगर वस्तु नाशवान है, मतलब टिकाऊपन का गुण नहीं है, जल्दी खराब हो सकती है, तो उसका बाजार भी सीमित रह जाएगा, केवल उतने ही एरिया में सिमट कर रह जाएगा। तो टिकाऊपन का गुण है तो बाजार विस्तृत, टिकाऊपन का गुण नहीं है तो बाजार कैसा हो जाएगा? संकुचित। तो ये 4 हमारे तत्व हुए, कौन से? वस्तु की विशेषता से संबंधित, यानी वस्तु में ऐसे ऐसे गुण हैं तो बाजार विस्तृत होगा, वैसे वैसे गुण हैं तो बाजार संकुचित हो जाएगा। यानी वस्तु की विशेषताएं
या वस्तु के लक्षण हमारी बाजार की संरचना को प्रभावित कर देते हैं, यानी वस्तु की विशेषता या लक्षण बताते हैं कि इनका बाजार विस्तृत होगा या संकुचित होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये हमने देखा क्या निर्धारक तत्वों में पहला वस्तु की विशेषताओं से संबंधित तत्व। अब हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं इसका, जो कि है देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व। यानी देश की आंतरिक दशाएं भी ये निर्धारित करती हैं कि बाजार विस्तृत होने वाला है या संकुचित। यानी देश की दशाएं ये बताएगी कि भैया हमारे देश में बाजार विस्तृत होगा, मतलब फैलेगा या संकुचित रहेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी दशाएं हैं देश की जो हमारे बाजार की संरचना या विस्तार को प्रभावित करती है, वो हम देखने वाले हैं। वो भी चार हैं, है ना। चार कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी क्या, देश में यातायात एवं संचार की सुविधा। दूसरे नंबर की है देश में बैंकिंग व्यवस्था। तीसरे नंबर की है देश में शांति व सुरक्षा की स्थिति। और चौथे नंबर की है देश में सरकार की नीतियां। ये चार हमारे पॉइंट है और इन चारों पॉइंट को हम देखेंगे कि किस तरह ये बाजार की संरचना को प्रभावित कर देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं देश में यातायात व संचार की सुविधा। अभी वस्तु की विशेषताओं में हमने पढ़ के आए कि वहनीयता या गतिशीलता का गुण है वस्तु में तो उसका बाजार विस्तृत होगा। यानी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का अगर उसमें गुण है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकती है, तो बाजार विस्तृत होगा, नहीं तो संकुचित हो जाएगा। पर बात यह है, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर जाना है तो वस्तु खुद तो चले नहीं जाएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए? यातायात और संचार के साधन होना चाहिए, क्योंकि ट्रक, ट्रेन, प्लेन ये सब रहेंगे तभी तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएगी ना, तभी तो उसमें वहनीयता का गुण आ पाएगा। तो अगर देश में यातायात, संचार ये सब सुविधाएं उपलब्ध है, हर जगह है, तो फिर देश में बाजार भी हर जगह हो पाएगा। और अगर संचार की सुविधा है ही नहीं, मतलब एमपी से बाहर जाने के लिए ना कोई रास्ता है, ना कोई ट्रेन है, तो अगर ऐसी स्थिति आ गई तो फिर बाजार एमपी का बाहर तक फैलेगा कैसे? अगर यातायात और संचार की सुविधा ही नहीं है तो फैलने के लिए जरूरी है ना कि रोड हो, ट्रेन हो, बस, ट्रक ये सब चलते हो, ये सुविधाएं होंगी तो बाजार फैल जाएगा, नहीं तो वो एमपी में बना रह जाएगा, भले ही वस्तु में गुण हो गतिशीलता का। तो अगर देश में यातायात, संचार ये सब की स्थितियां हैं, सुविधाएं हैं, तो उसका बाजार विस्तृत हो जाएगा, पूरे देश में बाजार फैलेगा। और अगर ये सब सुविधाएं नहीं है तो फिर बाजार सिमट के रह जाएगा, संकुचित यानी छोटा रह जाएगा। ठीक है, दूसरी हमारी विशेषताओं की बात, दूसरी अगर हम देश की आंतरिक दशाओं की बात करें तो यहाँ पर आती है देश में बैंकिंग सुविधा होना, कि देश में बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि देखो भाई, विक्रेता हो या क्रेता, दोनों को ही उधार पैसों की जरूरत पड़ती है, दोनों को ही अपने लेन देन के लिए बैंक की जरूरत पड़ती है। और अब तो देखो भाई, डिजिटल इंडिया का जमाना है, अब तो पेमेंट भी सब ऑनलाइन होने लगी, यानी कैश देने की बात नहीं करते, बोलते भाई सैनिटाइज कौन करेगा, डायरेक्ट आप तो क्या करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, है ना, एयरटेल पे, कितने सारे, जियो फोन पे, कितने सारे ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट करने के, ऑनलाइन पेमेंट करने के, है ना। इसके अलावा तो और भी होते हैं, ये तो हमारे नॉर्मल पेमेंट जो बैंक है उनकी बात कर रहा। फिर हमारी नेट बैंकिंग, चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब के थ्रू भी तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यानी जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कैश का रोल ही नहीं होगा और पेमेंट हो जाएगी। तो ये सब सुविधाएं होंगी तब तो कर पाओगे ना ऑनलाइन पेमेंट। अगर देश में बैंक ही नहीं है तो फिर ये सब सुविधाएं कैसे होगी भाई? क्योंकि बैंक से ही तो पैसा कटेगा ना। अगर मैं जो पेटीएम है उससे पेमेंट करता हूं किसी को, या गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करता हूं, तो एक बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट के दूसरे बैंक के अकाउंट में तो ट्रांसफर होता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम है तभी तो हो पा रहा। अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या फोन पे में थोड़ी ना पैसा पड़ा है, या गूगल पे में या पेटीएम में पैसा पड़ा ऑटोमेटिक, ये सब अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं, एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। तो ये कब हो पाया संभव? जब देश में बैंकिंग की फैसिलिटी है। तो बैंकिंग की अगर फैसिलिटी है तो फिर बाजार भी विस्तृत हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं कहीं से भी जाके कोई भी चीज खरीद सकता हूं और विक्रेता भी कहीं पर भी जाकर कोई भी चीज बेच सकता है, क्योंकि देश में बैंकिंग की फैसिलिटी है, तो वहां पर डिजिटल पेमेंट हो सकती है। और अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो मेरे को अगर बाहर जाना भी है तो मैं कैश लेके जाऊंगा तभी खरीद पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा रेंदो भैया बाहर मत लेके जाओ कैश, चोरी हो गया तो अगर बैंक में, अगर हमारे देश में बैंकिंग सुविधा अवेलेबल है, बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मैं चेक, ड्राफ्ट और
पता नहीं कितने डिजिटल तरीकों से पेमेंट कर सकता हूँ, बाजार को विस्तृत बना सकता हूँ। और अगर ये सुविधाएं नहीं है तो फिर बस मेरा सारा लेन देन कैश से होगा। कैश है तो बाजार होगा, कैश नहीं है तो बाजार भी नहीं होगा। मतलब बाजार को मैंने क्या बना दिया, संकुचित बना दिया। तो बैंकिंग सुविधा है तो बाजार विस्तृत होगा, बैंकिंग सुविधाएं कम उपलब्ध है या उपलब्ध ही नहीं है तो बाजार देश में क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिए, देश की दशा मतलब देश की दशाएं कैसी हैं उससे भी बाजार की संरचना डिसाइड हो रही है कि क्या देश की स्थिति है, उस हिसाब से बाजार आपका फैलेगा या संकुचित रह जाएगा। 2 पॉइंट देख लिए। तीसरी हम बात करते हैं देश में शांति एवं सुरक्षा, कि देश में अगर विक्रेता और क्रेता वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो देश में स्थिति कैसी है। मान लो मैं एक विक्रेता हूं, मैं दुकान लगाया और दिन दहाड़ मेरी दुकान लूट के ले गए, तो सेफ्टी कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है भाई। फिर तो मैं तो डरूंगा ना, बाजार में दुकान लगाने से पता लगा दिन में लूट के ले जा रहा है तो फिर बचेगा क्या, है ना। तो देश में अगर शांति एवं सुरक्षा की स्थिति है तो बाजार अच्छा चलेगा। फिर तो मैं पूरे इंडिया में भी कहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई सरकार मेरी रक्षा कर रही है। मेरा माल चोरी भी हो गया तो मुझे इंश्योरेंस से पैसे दिलवा देगी, या मेरे पैसे वापस आएंगे, या फिर मेरा गुड्स वापस आएगा कैसे भी करके। तो ये सुरक्षा मुझे प्रदान की जा रही है ना। दंगे फसाद नहीं हो रहे, झगड़े नहीं हो रहे, शांति की स्थिति बनी है तो फिर बाजार आराम से किया जा सकता है, उसका बाजार भी विस्तृत होगा। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है, देश में अशांति है, असुरक्षा है, तो मैं तो डरूंगा बिजनेस करने से, बल्कि मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं, तो बाजार क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। मतलब देश में शांति एवं सुरक्षा की स्थिति भी बाजार की संरचना को प्रभावित या निर्धारित करती है। अगर देश में शांति व सुरक्षा की स्थिति है तो उस देश में बाजार विस्तृत होता है, और देश में अगर शांति व सुरक्षा की स्थिति नहीं है तो फिर वहां का बाजार क्या हो जाता है, संकुचित या सीमित रह जाता है। ठीक है। चौथे नंबर का है देश में सरकार की नीतियां, कि जो भी सरकार चल रही है वो जो नीतियां बनाती है वो नीतियां कैसी है। क्या वो नीतियां जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, या वो नीतियां एक बार बन गई तो फिर वो आगे कंटिन्यू लंबे समय तक चलती हैं। अगर देश में कंटिन्यू लंबे समय तक सरकार ने कोई नीतियां बनाई और वो लंबे समय तक चल रही तो फिर मैं बिना टेंशन के बाजार करूंगा, क्योंकि एक बार जो नीति बन गई तो मुझे पता है उन्हीं नीतियों का मुझे पालन करना है। ठीक। लेकिन अगर सरकार ऐसी है कि ना तो सरकार है, वो भी हर कभी बदल रही, और जो उसकी नीतियां जो भी वो पॉलिसी बना रही वो भी हर कभी बदल रही, तो मैं तो डरूंगा ना बिजनेस करने से कि आज ये पॉलिसी है कल दूसरी पॉलिसी हो गई। आज कल हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, मतलब कल हमारा वेट था, सेल टैक्स था, आज जीएसटी हो गया, पर पता नहीं कौन सा विक्रय का कर लगने लगेगा। तो इस तरीके से कर की पॉलिसी बदल दी उनने, तो मेरे को बाजार करने से डर लगेगा। तो मतलब यह है कि अगर देश में सरकार ने जो नीतियां बनाई है वो स्थिर है, मतलब परिवर्तनशील नहीं है, वो परिवर्तित नहीं होती है, एक बार बन गई तो वो काफी लंबे समय तक चलती है, तो फिर उसका बाजार विस्तृत होता है। लेकिन अगर नीतियां सरकार ऐसी बनाती है जो हर 2 दिन 4 दिन या महीने भर बाद बदल जाएगी, मतलब नीतियों का भरोसा नहीं, सरकार का भी भरोसा नहीं, तो फिर ऐसे देश में बाजार भी अच्छे से नहीं चल सकता। बल्कि दूसरे देश के भी लोग हमारे यहाँ व्यापार क्यों करेंगे, जब वो कहेंगे यहाँ का ना तो सरकार का ठिकाना ना तो उनकी पॉलिसी का ठिकाना, जब देखो तब बदल जाते हैं। इसी चक्कर में हमारी कितनी कंपनियां भाग गई, वोडाफोन जैसी छोड़ के जाने लगी थी। हाँ भाई, वोडाफोन जैसी कंपनी छोड़ के जाने लगी थी क्योंकि इन लोगों ने टैक्स की पॉलिसीज बदल दी थी, है ना। अभी वो तो टिकी है जैसे तैसे, क्योंकि मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में अटका है और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा उनको हेल्प भी प्रोवाइड कर दी थी इस मामले में, उनके फेवर में डिसीजन लेके। ठीक। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर सरकारी नीतियां स्थिर है, मतलब अपरिवर्तनशील है, परिवर्तित नहीं होती हैं, तो ऐसे देश में बाजार स्थिर होता है, बाजार विस्तृत होता है। और अगर सरकार की नीतियां अस्थिर है, परिवर्तित होते रहती है, तो फिर वहां का बाजार भी क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सीमित होकर रह जाता है। ठीक है भाई। तो ये हमने देखा क्या, बाजार की संरचना या बाजार के विस्तार को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व, जिसकी हमने 2 कैटेगरी बनाई। एक हमने बोली वस्तु की विशेषताओं से संबंधित तत्व, दूसरे हमने बोला देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व। एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या तो हमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व बताओ, तो आपको वस्तु की विशेषता से संबंधित भी बताना है और देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित भी बताना है। लेकिन अगर हमको केवल पूछा वस्तु की विशेषता संबंधित तत्व बताओ, तब आप देश की आंतरिक दशाओं के ये जो 4 पॉइंट लिखे ये नहीं लिख के आ सकते। आपको जो पूछा है वो लिखना है। मतलब वस्तु की वो जो आपने तत्व पढ़े ना 4, कि वस्तु में मांग की मात्रा, पूर्ति की मात्रा, वस्तु की वहनीयता, वस्तु का टिकाऊपन, आपको वही पॉइंट लिखना, उसी में 4 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आता। और इसी तरह
अगर आपको देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व आया तो आपको क्वेश्चन आएगा कि देश की आंतरिक दशाएं किस प्रकार बाजार के विस्तार को प्रभावित करती हैं, समझाइए। तब फिर आप ये वाले जो 4 पॉइंट है इसको लिख के आएंगे। समझ गए? मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, इसका उसमें मिक्स नहीं कर सकते। वस्तु की विशेषता से संबंधित आई तत्व तो वो लिखना है, आंतरिक दशाओं से संबंधित आया तत्व तो आपको फिर यही वाले पॉइंट लिखना है, इसमें वस्तु की विशेषता वाले नहीं लिख सकते। हाँ, बाजार की संरचना या बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है बताइए, बस इतना क्वेश्चन आया तो फिर आप वस्तु की विशेषता वाले लिख दो, आंतरिक दशाएं वाले लिख दो, दोनों सही है। समझे? और दोनों के मैं तो कह रहा 2-2 3-3 पॉइंट लिख देना। तो जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से आप एक्ट करना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया, बाजार का अर्थ देख लिया, बाजार की विशेषताएं देख ली और साथ में बाजार के विस्तार को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व देख लिए। अब कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे जिसमें हम बाजार के स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।